नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा वार्ता 2025 में कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $65 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो। भारत एकमात्र देश या उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पिछले 3 सालों से ज्यादा समय में तेल के दाम घटे हैं। दरअसल तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत दे सकती है। First point to note is that we are the one country or one of the few countries in the world where the last 3.5 years prices have actually come down. Now the inventory that you're holding, when this conversation took place a month ago, I said, but the inventory that you're holding was bought at 75 plus, so that inventory goes. Slowly, if the prices remain like this, my short answer is yes. At some point of time, the under recoveries that my colleagues in the OMCs have these things, they've incurred some losses also. Hopefully they will be, at some stage, they will be compensated. I'm using words which are in the area of expectation. That's because that's the basis on which they work. अगर ऐसा ही रहा 65 के आसपास रहेगा, हाँ, yes, I would answer saying there is scope. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने के बहुत करीब है, जो भारतीय बाजारों तक अमेरिका को और ज्यादा पहुंच देगा। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि बस एक लेटर जाएगा और समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने हाल के इंडोनेशिया समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत के साथ भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। भारत पहले अमेरिकी उत्पादों को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन अब टैरिफ नीति के दबाव में बातचीत को तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम वॉशिंगटन में इस इंटरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा कर रही है, जिसमें टैरिफ दर 20% से कम हो सकती है। So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that रूस के साथ संबंधों को लेकर नाटो के महासचिव मार्क रूट की प्रतिबंधों की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इस मामले में दोहरे मापदंड न अपनाने के लिए आगाह किया। भारत ने कहा कि भारत की रूस से ऊर्जा की खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की मोबिलिटी पर आधारित है। रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ ट्रेड करना जारी रखेंगे तो उन पर प्रतिबंधों का जबरदस्त असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रयास में हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। हम इस मामले में किसी भी दोहरे मानदंड के प्रति विशेष रूप से आगाह करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में 0.15% तक की कटौती की है। एसबीआई में एफडी कराने पर अब सामान्य नागरिकों को 3.05 से 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 जुलाई से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक ने जून और मई में भी ब्याज दरों में कटौती की थी। एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे हैं। मार्केट रिसर्चर कैनालिस के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच भारत में 2 करोड़ 39 लाख आईफोन बने, जो पिछले साल से 53% ज्यादा हैं।
रिसर्च फर्म साइबर मीडिया रिसर्च के अनुसार भी भारत से आईफोन का एक्सपोर्ट बढ़कर 2 करोड़ 28 लाख यूनिट तक पहुंच गया है। पिछले साल इसी दौरान भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख था, यानी सालाना आधार पर इसमें 52% की वृद्धि हुई। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का भारत में पहला स्टोर मुंबई में खोलने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट कर टेस्ला का वेलकम किया। उन्होंने लिखा, भारत में स्वागत है एलन मस्क और टेस्ला। दुनिया के सबसे बड़े ईवी मार्केट्स में से एक अब और भी रोमांचक हो गया है। कंपटीशन इनोवेशन को बढ़ावा देती है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। आनंद महिंद्रा ने 2017 की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलॉन भारत में आ जाओ, पूरा मार्केट महिंद्रा के भरोसे तो नहीं छोड़ना चाहते। जितने ज्यादा उतना मजा और हरा भरा। उस वक्त मस्क ने जवाब दिया था, गुड पॉइंट। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने की सराहना की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता हूं। इसी संगठन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ईडी ने एक बैंक के प्रमोटरों की ओर से 15,000 से ज्यादा डिपॉजिटर्स के साथ 100 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बेंगलुरु और उसके आसपास कई जगहों पर छापे मारे। ये जांच सुश्रुति सौहार्द बैंक, श्रुति सौहार्द बैंक, श्री लक्ष्मी सौहार्द बैंक और उनके प्रमोटरों से संबंधित है। इसमें एन श्रीनिवास मूर्ति और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शहर और उसके आसपास कम से कम 15 जगहों पर छापेमारी की। प्रमोटरों पर लगे आरोप 15,000 से ज्यादा डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जमा करने का लालच देकर उनसे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने से जुड़े हैं। सेबी ने वित्तीय सेवा कंपनी प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने ग्राहकों के फंड्स का दुरुपयोग और गलत मार्जिन रिपोर्टिंग सहित कई नियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सेबी का यह आदेश एनएसई, बीएसई और एमसीएस एक्सचेंजों के साथ मिलकर कंपनी के व्यापक संयुक्त निरीक्षण के बाद आया। अडानी समूह ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में 7,150 करोड़ में से 20% हिस्सा विल्मर अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर को बेच दिया है। दिसंबर में अडानी ने घोषणा की थी कि वो कुल 44% हिस्सा बेच देगा। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस पहले अडानी विल्मर के नाम से जानी जाती थी। जनवरी में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी कमोडिटीज ने एडब्ल्यूएल में 13.5% हिस्सा 276 रुपये 51 पैसे प्रति शेयर की दर से बेचा था। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने मुंबई के बाजार में फिर से प्रवेश कर लिया है। कंपनी अंधेरी में एक लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। डीएलएफ ने मुंबई में 416 अपार्टमेंट वाली एक लग्जरी आवासीय परियोजना वेस्ट पार्क शुरू की है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस ने 2026 की पहली तिमाही के लिए अपने 70% से ज्यादा कर्मचारियों को पूरा वेरिएबल पे देने का ऐलान किया है। कंपनी के बाकी कर्मचारियों को यह भुगतान उनकी बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा। समोसा और जलेबी जैसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने इन फूड प्रोडक्ट्स पर कोई चेतावनी लेबल लगाने का निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में जारी सलाह केवल लोगों में छिपी वसा और अतिरिक्त चीनी के नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दी गई थी। बैंक विदेशों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के पास पैसे भेजने वाले उनके पेरेंट्स की जमकर जेब काट रहे हैं। 2024 में बच्चों की पढ़ाई के लिए भारतीय परिवारों द्वारा भेजे गए पैसों पर बैंकों ने 1,700 करोड़ रुपए की फीस और करेंसी एक्सचेंज रेट पर एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में वसूले। स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स और वाइज द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत से हर साल विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 85 से 93 हजार करोड़ रुपए तक भेजे जाते हैं। इनमें से 95% धन
पारंपरिक बैंकों के जरिए भेजा जाता है। बैंक इस पर आमतौर से 3 से 3.5% तक का एक्सचेंज रेट मार्जिन लेते हैं और भुगतान पूरा करने में 2 से 5 दिन का वक्त लगाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर एक परिवार सालाना 30 लाख रुपए तक भी विदेश भेजता है तो उसे लगभग 75,000 रुपए इन चार्जेस के रूप में चुकाने होते हैं। यह आंकड़ा विश्व बैंक की उस रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी ट्रांसफर की ऊंची लागत पर चिंता जताई गई है। ग्लोबल एवरेज के अनुसार $200 भेजने पर 6.4% शुल्क देना पड़ता है। आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक अहम कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है जो ऐसे लोगों से जुड़े थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। UIDAI ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से देश भर से प्राप्त 1,55,00,000 मृत्यु रिकॉर्ड में से वेरिफिकेशन के बाद ये निष्क्रियता की प्रक्रिया पूरी की। ये काम फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। UIDAI ने राज्य सरकारों से मृतकों की पहचान में सहयोग मांगा है। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 साल से ज्यादा उम्र वालों के डेटा की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे अब जीवित हैं या नहीं। ऊर्जा वार्ता 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में शुरू हो रहे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के नए दौर में गुयाना के आकार के कई बड़े तेल क्षेत्र मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी राउंड 10 के तहत 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की खुदाई और एक्सप्लोरेशन करेंगे। हमारा लक्ष्य 2025 तक एक्सप्लोरेशन सेक्टर को 5 लाख वर्ग किलोमीटर और 2030 तक 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाना है। पुरी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गुयाना के आकार के कई क्षेत्र खासकर अंडमान सागर में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें सरकार की प्राथमिकता है और जिन देशों से तेल और गैस का आयात किया जाता है उनका दायरा भी विस्तृत हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्यिक कार्य रणनीति को सुदृढ़ करने की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 61 देशों में फैले हुए 74 विदेशी भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक विभागों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। इस दौरान भारतीय मिशंस ने व्यापार बढ़ाने की गतिविधियों, बाजार में पहुंच की चुनौतियों और सेक्टर आधारित विजन पर अपनी प्रस्तुतियां दी। मंत्री ने भारत की वाणिज्यिक और आर्थिक कूटनीति के लिए संपर्क करने के पहले बिंदु के तौर पर इन मिशनों के महत्व को स्वीकार किया और भारतीय निर्यात को बढ़ाने और मेजबान देशों के साथ बेहतर काम करने के लिए उनकी जिम्मेदारी की जरूरत बताई। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.